तो सेवा के काम के लिए मैं ये बताना चाहूँगी कि सेवा की जो शुरुआत हुई थी 1972 में, हमारी जो प्यारी ईला बहन थी उन्होंने शुरू किया था। और वो उन्होंने इस सोच के साथ में शुरू किया था, जब उन्होंने थोड़ा चिंदी के काम में जो बहनें शामिल थी उनको देखा कि उनकी स्थिति क्या है। एक कोई उनके सामने केस आया एक्सीडेंट का, वो मालिक के पास गई तो मालिक ने मना कर दिया कि मेरी तो एम्प्लॉय नहीं है। वो सरकार के पास गई तो सरकार ने मना कर दिया कि ये तो कामगार ही नहीं है। तो वहाँ से उनको थोड़ा क्लिक किया कि कहाँ है ये लोग, कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। वहाँ से उन्होंने 80 बहनों को शुरू करके सेवा की स्थापना करी 1972 में। जब 1972 में 80 बहनें हमारे साथ में जुड़ी, उनसे फिर हमारा कोऑपरेटिव सेवा बैंक बना। सेवा बैंक जब बना तो वो थोड़ा लोगों की नज़रों में भारत में आने लगा। बहुत सारे एक्टिविस्ट लोग गए, उन्होंने सेवा को अप्रोच किया कि हम भी सेवा जैसा काम करना अपने अपने क्षेत्रों में चाहेंगे। सेवा मध्य प्रदेश का शुरुआत हुआ, सेवा बिहार का शुरुआत हुआ, सेवा उत्तर प्रदेश का शुरुआत हुआ। ऐसे करते करते एक राज्य से आज के डेट में हम 18 राज्यों में हैं। 80 बहनों से आज हम लगभग 25 लाख असंगठित कामगार बहनों के साथ में जुड़े हैं। फिर हम लोग एक सेंट्रल ट्रेड यूनियन भी हैं, और ये बहुत मायने रखता है कि भारत के अंदर 12 केंद्रीय ट्रेड यूनियन में सेवा एक इकलौती असंगठित महिला कामगारों की ट्रेड यूनियन है। तो जहाँ पे हम सिर्फ एक संगठित क्षेत्र के बारे में चर्चा कर रहे हैं, वहाँ पे एक आवाज़ सेवा की आती है कि आप बहनों की तरफ भी सोचिए। वेंडर के लिए अगर हम जगह की डिमांड करते हैं तो हम 33% रिजर्वेशन का डिमांड करते हैं कि महिला को भी दिया जाए। महिला मार्केट की या महिलाओं के लिए सुरक्षित आवास की हम बात करते हैं, इन सब चीज़ों की हम बात करते हैं। तो सेवा अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाली श्रमजीवी महिलाओं की एक संस्था है, संगठन है, जो उनके लिए काम कर रही है संघर्ष और विकास के रूप में। सेवा दिल्ली ने जब शुरू किया, क्योंकि सेवा बहुत बड़े लेवल पे अलग अलग एग्रीकल्चर बहनों के साथ भी काम करती है, पशुपालन करने वाली बहनों के साथ भी काम करती है, बीड़ी पत्ता तोड़ने से लेकर के बीड़ी को पैक करके उसको मार्केटिंग करने वाली भी बहनों के साथ में काम करती है। तो इस तरीके से लगभग 171 सब कैटेगरी के वर्कर्स हैं। जब हम दिल्ली के अंदर आकर के देखें तो दिल्ली में जब हमने काम करना शुरू किया, हमने पहले एक ट्रेड से काम करना शुरू किया, स्ट्रीट वेंडर। जब उनका कानून पारित हो गया तो फिर और भी हम लोगों ने सोचा कि हम थोड़ा जो दूसरे कामगार हैं जो हिडन हैं हम उनको भी निकालें। और घर खाता कामगार, मतलब अगर मैं सदस्यता के ऊपर बात करूं तो कहीं का भी आप सदस्यता उठा के देखिएगा, आपको उसमें से लगभग 60 से 70% सदस्यता हिडन होम वर्कर की होती है, जो हमारे घर में ही काम कर रहे होते हैं और हमें पता नहीं। हमारी बस्तियों में हम बड़े आराम से, आजकल एक मार्केट में चल गया ना चलन, स्प्राउटेड खाना है, बट वो स्प्राउट कौन कर रहे हैं? वो हमारी घर खाता कामगार बहनें अपने घर में चीज़ें कर रही हैं। हमको सब्जी कटिंग करके मिल रही है कि हमारे जैसे लोगों का समय बच सके सब्जी चॉपिंग करने में, वो सब्ज़ी हमारी बहनें कर रही हैं। ये जो हम अचार खाते हैं, अचार कौन बना रहा है, उसको छीलने से लेकर के उसको बनाने तक वो सब हमारी होम बेस्ड वर्कर बहनें बना रही हैं ना। इस तरीके का काम में लिप्त हैं। तो सेवा दिल्ली इनको विजिबलाइज करने का कोशिश कर रहा है, हमारे लिए भी, बहनों के अंदर भी और सरकार के लिए भी, ताकि जो हमारा C-177 है या जो C-190 है, कैसे हम कार्यस्थल पे हम हिंसा की भी बात कर रहे हैं, उस पे काम, हम बहनों के सेफ स्पेस की बात कर रहे हैं, हम उनको फेयर वेजेस की हम बात कर रहे हैं, हम उनकी एक डिग्निटी का बात कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को लेकर के सेवा दिल्ली काम कर रही है। बहुत ब्रॉडर काम है, बट संक्षेप में अगर मैं बोलना शुरू करूं तो मुझे लगता है मैं 3 से 4 दिन सेवा के ही बारे में बोलती रहूँगी। मैं कोविड का बात करूं तो शायद मुझे लगता है कि ये हर एक तबके पे गया है, और हर एक तबके के बाद भी अगर कोई कैटेगरी रह गई है, वो जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई वो हमारे असंगठित कामगार। क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारी इकॉनमी में ऑलमोस्ट 93% जो पॉपुलेशन है वो असंगठित क्षेत्र में काम कर रही है, जिसमें से मतलब मुझे लगता है लगभग 60%, अगर मैं जितना अपने एरिया में काम करती हूँ देख पाई हूँ, वो महिला कामगार हैं। अगर मैं महिला कामगारों को देखते हुए देखूँ तो डोमेस्टिक वर्कर का अगर एक उदाहरण दूँ तो सबसे पहले इफ़ेक्ट हुआ हमारा डोमेस्टिक वर्कर। क्यों?
वो एक ऐसा आमदनी का ज़रिया था जो उनको दूसरों के घरों में जाके काम करके मिलता था। दूसरों को लगा कि ये सबसे ज़्यादा कोविड फैलाने वाले लोग हैं, तो पहले आप इनको अपने घर में एंट्री बंद कर दो। तो घर में एंट्री बंद हुई, उनका आमदनी सीधे ज़ीरो हो गया। जो बहनें 5 घरों में जा कर के 8 से 10 हज़ार कमा पाती थी, अब वो कोविड के और वो लॉकडाउन के चक्कर में लगभग 1 साल ज़ीरो रुपए उनका बैलेंस हो गया। फिर अगर मैं घर खाता कामगार की बात करूं, क्योंकि उनके पास जो काम आता है वो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ही ब्रांड से आता है। इंटरनेशनल तो आ ही नहीं पाया काम, क्योंकि दूसरे देशों में शायद भारत देश से ज़्यादा कोविड फैला हुआ था। इंडिया में आते आते ये कहीं ना कहीं जो काम हमारे लिए बाज़ार से आता था वो बंद हो गया। फिर जब हम कंस्ट्रक्शन की बात करें, कंस्ट्रक्शन का भी सेम यही हाल। कोरोना तो एक था ही था, लेकिन जो हम हर साल आपदा देखते हैं, ये जो वायु प्रदूषण होता है, उसके चलते हुए सरकार वैसे ही काम बंद कर देती है। उसकी वजह से क्या होता है, इंसान जो थोड़ा बहुत भी घर से निकल रहा होता है 90 दिन का काम, वो भी उसका बंद हो गया। फिर हम अगर बात करें हमारे स्ट्रीट वेंडर का, स्ट्रीट वेंडर का मुझे लगता है कि काम जो लोग वीकली बाज़ार लगाते थे उनका तो ठप हो गया, लेकिन जो हमारे को असेंशियल सर्विसेज देते थे, सब्जी का हो गया या दूध का हो गया या कुछ खाने के आइटम का हो गया, वो शायद थोड़ा फिर भी काम कर पा रहे थे। अदरवाइज़ जो घर घर जाके बेच रहे थे उनका काम बंद हो गया। और क्योंकि ये डेली वेज वर्कर हैं, अगर कमाएंगे उसी दिन उनको खाना मिलेगा, अगर वो एक दिन नहीं कमाएंगे तो शायद वो दिन का रात का खाना नहीं खा पाएंगे। तो हमने ये देखा कि हमारे जो स्ट्रीट वेंडर हैं उनका वो ट्रेड ख़त्म होकर के उन्होंने लिटरली भीख मांगने का काम शुरू किया कि शायद मैं अगर रेड लाइट पे जाके बैठूंगी, एक भी गाड़ी जाएगी तो मुझे शायद भीख मांग करके मेरा पेट भर जाएगा, क्योंकि अभी के टाइम पे मेरे पास काम तो नहीं है। डोमेस्टिक वर्कर बहनों का तो बहुत ही बुरा हाल। तो जो हमारे पास प्रोजेक्ट थे काम को कुछ चलाने के लिए, उनका जो पैसा बचा हुआ था, हमने हमारे फंडर को रिक्वेस्ट किया कि क्या हम इस पैसे को अगर किसी कार्यक्रम में नहीं लगा पाए, क्या हम इसको थोड़ा सा कोविड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें हमने बेसिक कुछ चीज़ें रखी। जैसे एक तो था हमारा राशन किट, कि जिनके पास राशन ख़त्म हो गया हम उनको राशन मुहैया करा पाएँ। दूसरा हमारे पास था न्यूट्रिशन किट, 0 से 6 साल तक के बच्चे के लिए एसेंशियल जो चीज़ें चाहिए होती हैं हम उनको वो चीज़ें दिला पाए। तीसरा था हमारा हाइजीन किट, जो लोग बीमार हो रहे हैं, सैनिटरी नैपकिन हो गया, हमारे मास्क हो गए, हमारा सैनिटाइज़र तरीके की जो चीज़ें हो गई, क्योंकि उस समय पे हैंड वॉश का बहुत था कि आपको चीज़ें बहुत साफ़ सफाई से रखनी है। तो हमने इस तरीके का पहले कैटेगराइजेशन शुरू किया कि हम क्या कर सकते हैं। तो एक तरफ कुछ लोग थे जिन्होंने पैसे का जुगाड़ किया, दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे थे जो पैसों से सामान को, चीज़ों को ख़रीद रहे थे, और एक टीम वो था कि जो तैयारी कर रहा था कि सामान अगर आ जाए तो हम किस तरीके से दें, वो कोऑर्डिनेशन। और जो हमारा अंत में था समुदाय तक जाना, क्योंकि ये जो फ़ोन आ रहे थे हमारे पास समुदाय से, उसमें अलग अलग थे, सेवा के भी कार्यकर्ता थे हमारे, उसमें से जो लीडर्स हैं हमारे आगेवान बहनें वो भी थी, और कुछ हमारे एक्टिव मेंबर भी थे। तो इन सब का एक पूरा चेन बना, और जब हमने ये काम करना शुरू किया तो हमें पता चला कि दिल्ली सरकार भी कुछ इसी तरीके का काम कर रही है। और क्योंकि उसी के ये कोरोना के जस्ट पहले ना दिल्ली में दंगे हुए थे, तो हम लोग ना कुछ दिल्ली सरकार की डिस्ट्रिक्ट वाइज जो एक कमेटी का गठन हुआ था उसमें थे। जैसे मैं अपना पर्सनली बताऊँ, मैं नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में थी, तो जब रिलीफ का हम लोग काम कर रहे थे, थोड़ा सा एक आइडिया मिला, तो हमने सोचा कि कोरोना भी एक तरीके का रिलीफ का काम है और सरकार को मदद चाहिए, तो हम कैसे दे सकते हैं। वहाँ पे फिर हम थोड़ा सा आगे आए। तो मुझे जहाँ तक याद है, सेवा को 2020 में हब मिला था। हब किस चीज़ का? राशन किट के लिए। तो पहले तो एक कहीं गोल मार्केट पे कोई प्राइवेट स्कूल था, लेकिन फिर ये था कि स्कूल बंद खुलने वाला है या कोरोना के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, तो उसको वार्ड में तब्दील किया जाएगा। तो हमने हमारे जो सेंटर्स थे, सेवा के केंद्र जहाँ पे हम सेवा शक्ति केंद्र चलाते हैं, हमने उन जगहों पे उस मटेरियल को उतरवाना शुरू किया। और उतरवाने में खाली हम तो फ़ोन से, मतलब मेरा जो रोल था, मैं तो फ़ोन से कोऑर्डिनेट करती थी, लेकिन जो समुदाय में जो लोग थे, जो वहाँ सेंटर के आसपास में लोग थे, उसको उतारना। कुछ लोग वहाँ पे सोते थे, क्योंकि उस समय पे राशन जो था हमारी मूलभूत सुविधा में से एक था कि खाने के लिए उस समय सब जिंदा थे,
ज़िंदा रहने के लिए उनको खाना पड़ता था, और वो खाने की लड़ाई, मारा मारी, भूखमरी की हालत हमारी शुरू हो चुकी थी। तो कैसे वो चीज़ें हम बचा के उस अंतिम व्यक्ति को दे पाएँ जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमारी खुद की बहनों ने आके बोला कि यार हम अपना ड्यूटी लगाते हैं, रात को हम रुकेंगे, 2 घंटा ये रुकेगा, 4 घंटा ये रुकेगा, ये पैकिंग करेगा, ये किलो के हिसाब से सामान बनाएगा, ये क्या कहते हैं, आप हमको बताना कि डिलीवरी कहाँ पे करनी, हम उस तरीके से किट बना करके देंगे। तो ये पूरा प्रोसेस में हम लोग इन्वॉल्व रहे 2020 में। तो हम लोगों ने देखा कि जब सेकेंड वेव शुरू हुआ तो हमारी जो प्रीवियस लर्निंग थी क्या, कि दिल्ली बहुत बड़ी है, सरकार भी शायद बहुत जगहों तक नहीं पहुंच पाई, सेवा भी केवल अपने ही लोगों तक ज़्यादा पहुंच पाई, लेकिन ऐसे में आपको ज़रूरत हर किसी की पड़ती है। तब ये एक रास्ता बना दिल्ली कोऑर्डिनेटेड ग्रुप का, और इसकी शुरुआत इसलिए हुई क्योंकि 2019 से पहले जो हमारा एक दिल्ली में अभियान चलता था, मैं भी दिल्ली कैंपेन, उसमें बहुत सारी सिविल संस्थाएं थीं, और उसमें बहुत विभिन्न प्रकार की संस्थाएं थी। आर्किटेक्चर्स का भी ग्रुप था, लीगल लोगों का भी ग्रुप था, CBOs का भी ग्रुप था, NGOs का भी ग्रुप था, हाउसिंग के भी लोगों का ग्रुप था। तो उसमें अगर मतलब मेरा नज़रिया अगर देखूं तो वो एक ऐसी जगह थी जहाँ पे पैसा देने वाला, पैसा लेने वाला, और पैसे का इस्तेमाल करने वाला, और पैसे का सही जगह पे इस्तेमाल करने वाले, ये 4-5 प्रकार के सभी लोग मौजूद थे। उसी से फिर वो चेन बनी दिल्ली कोऑर्डिनेटेड ग्रुप वाली। तो क्योंकि सेवा उसमें पार्ट था, तो सेवा ने सोचा कि हम भी इस ग्रुप में जुड़ते हैं। आई थिंक मुझे याद है शायद गौतम जी का ही कॉल आया था, फिर मैं, अंकिता बहन, हम लोग जुड़े हमारी टीम से, और हम लोगों ने फिर ग्रुप में जुड़ करके कोशिश किया कि हम पूरा दिल्ली को कवर कर पाएँ। जो हमारा शायद पिछली बार 50,000 तक पहुँचे थे, बट 2021 में हम 50,000 से ऊपर लोगों तक पहुँचे, अलग अलग लोगों के ज़रिए। 2021 का सिनेरियो ऐसा था 2020 के बाद, कि हमको वहाँ पे अपने स्वास्थ्य को भी सर्वोपरि रखना था। सर्वोपरि हम कैसे बात करेंगे, क्योंकि वो उस समय पे जान का खतरा अत्यधिक बढ़ गया था, बजाय कि 2020 में संक्रमण का खतरा अधिक था। तो जान का खतरा अधिक होने की वजह से क्या हो रहा था कि लोग बाहर नहीं निकलना चाहते थे। तो हमारे कार्यकर्ता और जो हमारे ग्रास रूट लीडर्स हैं, उन्होंने क्या किया, ऑनलाइन ट्रेनिंग देने का काम शुरू किया कि हम, आपको कहीं बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा अधिक संख्या में फ़ोन रखते हैं, अगर एक गली में 5 लोगों के पास में फ़ोन है तो हम क्यों ना इनको फ़ोन पे व्हाट्सएप के ज़रिए जानकारी दें। दूसरा, जानकारी में अगर हम दे रहे हैं कि स्वास्थ्य को कैसे अच्छा रखना है, मास्क का कैसे इस्तेमाल करना है, बीमारी से कैसे बचना है, वहीं पे हमने एक और काम शुरू किया, टेली कंसल्टेंसी का, जहाँ पे हमने डॉक्टर्स के साथ में टाई अप किया। अगर हमारे आगेवान बहनों को लग रहा था कि मेरी इस गली में 4 बुखार के केसेस निकल कर के आए हैं, फ़ोन पे मुझे पता चला, तो वो बहनें हम लोगों को इन्फॉर्म करती थी कि सुभद्रा बहन, ये 5 केसेस निकल कर के आ गए हैं, और डॉक्टर क्या हमको आज 1 घंटे का कंसल्टेंसी दे पाएंगे। तो डॉक्टर उनको ऑनलाइन कंसल्टेंसी देते थे, और हम कोशिश करते थे कि जो दवाएं नहीं लेकर खा पाएंगे, हम लोग उनके घर तक दवाई दे कर के आएँ। और घर तक जाने का भी जो रोल था, हमारे उन्हीं ग्रास रूट कार्यकर्ताओं ने, जो समुदाय में रह रहे थे, और साथ ही साथ हमारे लीडर्स ने जो उस गली में रह रहे थे। किसी के घर में सब्जी नहीं है, जहांगीरपुरी का मुझे बहुत अच्छे से याद है, वंदना बहन का, उनके कुछ सदस्य थे जिनको उन्होंने सदस्य बनाया था 2020 में। पूरा का पूरा घर कोरोना पॉजिटिव था, तो वो उनके घर पे मैंने खुद पैसा दिया। मैंने कहा आप जाके सब्ज़ी खरीद करके एटलीस्ट 4 दिन का उनके दरवाजे पे रख करके आ जाओ, कम से कम वो दरवाजे से उठा लेंगे। फिर अगर कोई नहीं बना पा रहा है तो हम लोगों ने बहुत सारे संस्थाओं से मिल करके, जो कोऑर्डिनेटेड ग्रुप का अगर मैं बात करूं, वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे थे जो खाना बनाते थे। खाना बना करके कुक्ड फूड का हम सर्विसेज उनको प्रोवाइड करते थे। इंजेक्शन किसी को लगवाना है उसका हम करवाते थे। अल्ट्रासाउंड, क्योंकि उस समय पे गर्भवती भी थी महिलाएं बहुत ज़्यादा, तो कैसे अल्ट्रासाउंड में हम उनकी मदद कर पाए। पैसा तो है नहीं, कम रेट पे कंसेशन करके, जो हमारे इस तरीके के सेंटर्स होते हैं जहाँ पे ये सब चेकअप होता है, हम कैसे कम फीस पे उनका ये काम करवा पाएँ।
और खुद ही अपनी सेफ्टी कैसे रख पाएँ, तो हमने उसके लिए 2 चीज़ें करी। एक तो सबको हमने सेफ्टी किट दिया, जिसमें हमने पीपीई किट भी दिया अपनी बहनों को कि अगर आप फील्ड में जा रहे हो तो प्लीज़ ये आप पहन के जाइए, मास्क पहन कर के जाइए, शील्ड पहन कर के जाइए। और सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है यहाँ पे जो सेवा ने जो अहम भूमिका निभाई इन 2 सालों में, उन्होंने अपने हर एक कार्यकर्ता, हर एक ग्रास रूट लीडर का मेडिकल बीमा लिया था। और ये क्योंकि सेवा का मैं आपको बताना चाहूँगी, हमारे सेवा ने ही अपना खुद का एक वीमो स्टार्ट किया हुआ है, सेवा वीमो के नाम से वो नाम है उसका। और वो सेवा वीमो ने हमको इतनी मदद करी। मैं आपको इसमें अपना उदाहरण दूँगी। जब मुझे कोरोना हुआ था, मुझे पूरा 15 डे का डेली वेज लॉस दिया गया इसमें, ताकि अगर मैं कोरोना के चक्कर में अपनी दिहाड़ी ख़राब कर रही हूँ, मैं काम नहीं कर पा रही हूँ, तो कैसे सेवा मेरी मदद करेगा। और उसमें मुझे सिर्फ अपना RT-PCR का रिपोर्ट उनको देना पड़ा और अपना बैंक स्टेटमेंट, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, सारा चीज़ ऑनलाइन हो गया। इवन मेरा प्रीमियम भी सेवा ने ही फिल किया। मैं अपने नज़रिए से देखूँ ना, CBOs, NGOs और यूनियन को, तो थोड़ा सा डिफरेंट किया जाता है कि ये बाकी जो 2 लोग हैं ना, वो थोड़ा कम सदस्यों तक उनकी रीच हो पाती है कि आप अगर कोई एक प्रोग्राम कर रहे हैं, वो कुछ लिमिटेड लोगों के लिए करेंगे। बट यूनियन क्या करता है, यूनियन जब काम करता है, शुरू करता है, वो पहुंच तो थोड़े से शुरुआत करता है, बट धीरे धीरे ना वो टाइम टू टाइम बढ़ता रहता है। और जब वो बढ़ता है तो वो बहुत सारे सदस्यों को उसको कैटर करना पड़ता है, क्योंकि वो देखता है कि लाभ सिर्फ 100, 200, 10,000 तक नहीं पहुँचे, जितने अधिक से अधिक वो कैटेगरी के लोग हैं उन सब तक पहुँचे। तो एक तो मुझे ये अंतर समझ में आता है। और दूसरा अंतर ये होता है कि जब मैं किसी CBO या NGOs के बारे में बात करती हूँ, तो वो एक लिमिटेड समुदाय में भी काम करता है, बट यूनियन का ऐसा कोई समुदाय नहीं होता है। अगर उसका मुद्दा है असंगठित क्षेत्र, तो असंगठित क्षेत्र मतलब अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस दिल्ली, दिल्ली के अंदर भी अगर कोई पर्टिकुलर एक एरिया है, तो वो पूरा का पूरा एरिया जहाँ पे उसको लोग मिलेंगे वो उसके साथ काम करेगा, क्योंकि वो फिर उनको वो दायरे ख़त्म हो जाते हैं। और NGOs में थोड़ा सा ये होता है कि यार हमारे पास, मुझे 300 ही लोगों को कोई चीज़ का बेनिफिट दिलाना है, 300 को ही ट्रेनिंग देना है ना, तो वो थोड़ा नंबर स्पेसिफिक मुझे लगता है आ जाता है, एक जो गैपिंग मुझे नज़र आती है। तो मैं यहाँ पे बताऊँ कि जब हम लोगों ने रिलीफ़ का काम शुरू किया ना, हमारे नज़र में था सिर्फ रिलीफ़ देना है हमको, और हमको सबसे पहले उन व्यक्तियों तक पहुँचना है जिनको वाकई बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, चाहे वो सेवा के सदस्य हों या ना हो, सेवा का एरिया हो या ना हो। उसका रीज़न था क्योंकि शायद हमारे कुछ सदस्य ऐसे, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया ना स्ट्रीट वेंडर, शायद कुछ स्ट्रीट वेंडर ऐसे हैं उनको इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन डोमेस्टिक वर्कर और कंस्ट्रक्शन वर्कर उनको शायद ज़्यादा ज़रूरत है। बट जब 2021 में सरकार ने घोषणा करी कि उनको 5,000 रुपये दिया जाएगा कंस्ट्रक्शन वर्कर को, क्योंकि उनका ये वेज लॉस हो रहा है, तो हमने सोचा कि हम शायद इसको सेकेंडरी कैटेगरी में लेकर के जा सकते हैं। प्राइमरी कैटेगरी में अगेन हम लोगों ने उन लोगों को रखा जो बुज़ुर्ग थे, जो विकलांग थे, जो हमारे विधवा महिलाएं थी, जो एकल परिवार अपना चला रही थी। पहले तो हमने ये कैटेगराइज़ किया, और यस, क्योंकि फिर हमारी एक जिम्मेदारी हमारे सदस्यों के भी प्रति बनती है, तो हमने सेकेंडरी में अपने सदस्यों को भी रखा कि पहले अगर इनका पूरा हो जाएगा तो हम डेफिनेटली आपके पास तक आएंगे। ये तो हमारी रणनीति थी। लेकिन जो चुनौती हुई, यस मैं मानती हूँ कि उसमें हमारे बहुत बुरी हालत हो गई थी। क्यों? हम जिस भी गली मोहल्ले से जाते थे, तुमने तो उनको दे दिया, हम तो तुम्हारे कुछ लगते नहीं, अब आना तुम सदस्यता लेने के, हम बताएंगे तुम्हें। फिर जब हम सदस्यता लेने के लिए गए तो उन्होंने बाकायदा हमारे आगे बोला, तुमने दिया ही क्या मुझे? तुमने राशन नहीं दिया, तुमने हेल्थ का किट नहीं दिया, तुमने मेरे पड़ोस में दे दिया, तुमने मुझे तो नहीं दिया। तो उनको हमें बहुत समझाना पड़ा। एक चीज़ बहुत अच्छी रही कि हमारे सदस्यों ने हमें समझा। वो मुझे लगता है कि शायद बहुत अच्छा था कि जब हम बार बार उनके साथ टच में गए, ऐसा नहीं था कि मैंने नहीं दिया और मैं एकदम उन बहन को इग्नोर करके छोड़ के चली आई। मैं फिर भी गई, उनकी गालियाँ सुनी, उनको गुस्सा पहले अपने ऊपर लिया, फिर उनको थोड़ा समझाना पड़ा और वो मान गए। फिर उनको भी लगा कि नहीं, जहाँ पे हम समानता की बात करते हैं वहाँ पे फिर हमको सबको एक साथ में देखना पड़ेगा।
मुझे लगता है जब हम दिल्ली कोऑर्डिनेटेड रिलीफ ग्रुप में जुड़े, वहाँ से शायद बहुत सारे लोग सेवा दिल्ली को पहचानने लगे। सेवा मैं मानती हूँ अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन क्योंकि हम दिल्ली जैसे शहर में काम कर रहे हैं जहाँ पे ऑलरेडी बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं बहुत सालों से काम कर रही हैं, वहाँ पे सेवा दिल्ली भी अपनी एक पहचान बना पाया और लोगों ने काम को रिकॉग्नाइज़ भी किया और बहुत फेयर काम किया। ऐसा नहीं है कि सारा चीज़ सेवा रख करके बैठ गई, सबके साथ सबकी सहमति से वो काम हुआ। तीसरा, अगर मैं समुदायों की बात करूँ, एज अ यूनियन डेफिनेटली हमारी सदस्यता पे बहुत बड़ा असर पड़ा हुआ है। 50,000 से आज की डेट में हम 1,00,000 सदस्य हैं, तो ये सीधे 50% का बढ़ोतरी हुआ है, जो एक यूनियन में एक बहुत अच्छा बड़ा अचीवमेंट रखता है अपने आप में।